प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैनल हिंदी सागर में। मैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक विशेष वीडियो जो कि विशेष रूप से क्लास 10th के छात्र छात्राओं के लिए है। क्लास 10th के हिंदी भाषा विषय के अध्ययन की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको विस्तृत रूप में समझाया है, क्योंकि अध्ययन का पहला सोपान पाठ्यक्रम जानना होता है। परीक्षा की तैयारी का पहला सोपान पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से जानना होता है। तो आशा करती हूँ आपने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छी तरह से पाठ्यक्रम को समझ लिया होगा। अब आगे ये जो आज मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने जा रही हूँ, वो आपके हिंदी भाषा पाठ्यक्रम अ के 4 खंडों में से खंड ख के अंतर्गत आता है। खंड ख में 4 वर्ग हैं, क ख ग घ, जिसमें कि पहला वर्ग है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर कितने वाक्य भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला सरल या सामान्य वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसे हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हिंदी में उसे सरल या सामान्य वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्र, मिश्रित या जटिल वाक्य कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े साधारण से होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य जुड़े हुए होते हैं और मिश्र या मिश्रित वाक्य यानी जटिल वाक्य में कई वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हुए जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं सरल या साधारण वाक्य की क्या पहचान है। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। और दूसरी चीज, सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। यहाँ पर 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। उद्देश्य और विधेय आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश में जिसको कहते हैं। और हिंदी में वाक्य के 2 भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। कर्ता जो रहता है वो उद्देश्य होता है, उसके आगे के जितनी क्रिया कर्म सब होता है वो विधेय होता है। 2 चीजों का ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य और विधेय एक एक होता है और क्रिया भी एक ही होती है। क्रिया आप जानते हैं कि जो कार्य किया जाता है वही क्रिया होती है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये सब क्रियाएं हैं। तो अब देखिए, उदाहरण देखिए, मुकेश पढ़ता है। अब यहाँ मुकेश उद्देश्य हो गया, पढ़ता है विधेय हो गया। और क्रिया कितनी है? पढ़ना, एक ही क्रिया है। यहाँ शिल्पी पत्र लिखती है, शिल्पी उद्देश्य हो गई और पत्र लिखना विधेय हो गया। क्रिया कितनी है? एक ही है। राकेश ने भोजन किया, अब राकेश ने उद्देश्य हो गया, भोजन किया विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय और क्रिया कितनी है? भोजन किया, एक ही है। तो सरल वाक्य जब परीक्षा में पूछा जाता है कि मान लिया आपकी परीक्षा में पूछा गया कि वाक्य दे दिया गया, तो ये इसमें से ये कौन सा वाक्य है, सरल है कि संयुक्त है या मिश्रित है? तो आप कैसे पहचानेंगे? पढ़ने में भी पता चल जाता है कि ये सरल या साधारण वाक्य है। और नियम से जानना चाहेंगे तो नियम से यही है कि उसमें देखिए कि उद्देश्य कितना है, विधेय कितना। एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया, जब जिसमें हो वो निश्चित रूप से ही सरल और साधारण वाक्य है। अब आते हैं दूसरे प्रकार, संयुक्त वाक्य पर। देखिए, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों तथा जो समुच्चय बोधक अव्ययों और तथा एवं पर, परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला क्या कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य हों, 2 या 2 से अधिक, एक वाक्य जहां रहता है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही क्रिया, वहां सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। जहां कम से कम 2 या उससे अधिक वाक्य होते हैं, जो दूसरा होता है उसे उपवाक्य कहते हैं, प्रधान वाक्य और उपवाक्य। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक वाक्य हो, और दूसरी बात कि वो वाक्य कैसे जुड़े हों,
जब दो वाक्य हैं तो उनको जोड़ने के लिए कोई आधार चाहिए, तो उनको जोड़ने का जो आधार है वो समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसमें पहचान दो है, पहला दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, दूसरा उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय ये सब प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि वाक्य दे दिया गया है, इसी तरह का प्रश्न आता है कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो अब देखिए इसका उदाहरण देखिए कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब इसमें दो वाक्य हैं, वह सुबह गया, शाम को लौट आया। एक वाक्य दूसरे से जुड़ने के लिए यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय और लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं, दो या दो से अधिक वाक्य हैं, यानी इसमें दो वाक्य, कम से कम दो वाक्य होने चाहिए, तो दो वाक्य हैं और इनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय और लगा हुआ है। तो ये निश्चित रूप से कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है प्रिय बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो एक अपने में स्वतंत्र वाक्य है, असत्य मत बोलो, असत्य नहीं बोलो, ये दूसरा वाक्य है। लेकिन इनको जोड़ने के लिए ये वाक्य इस वाक्य पर आधारित है, यह स्वतंत्र है, यह उपवाक्य है। तो यहाँ पर इसको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय पर का प्रयोग किया गया है। पर लगाने से ये दोनों वाक्य आपस में जुड़कर एक नया अर्थ दे रहे हैं कि प्रिय बोलो पर असत्य मत बोलो। तीसरा उदाहरण है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब ये किंतु क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है जो इन दोनों वाक्यों को, पहला वाक्य है उसने परिश्रम तो बहुत किया, सफलता नहीं मिली, तो इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ने के लिए यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय किंतु का प्रयोग किया गया है, इसलिए निश्चित रूप से कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि यह कौन सा वाक्य है या इसमें से संयुक्त, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से सरल वाक्य कौन सा है या साधारण वाक्य कौन सा है, इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसमें से मिश्र या मिश्रित वाक्य कौन सा है या जटिल वाक्य कौन सा है। तो बहुत आसान है, ये भाग बहुत आसान है। आप ये रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये तीन भेद हैं, तीनों भेदों को पहचानना बहुत आसान है। केवल आपको उदाहरणों के आधार पर अभ्यास की आवश्यकता है। जितने अधिक उदाहरण आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप शीघ्र से शीघ्र पहचान पाएंगे और सटीक कि ये कौन सा वाक्य है। तो अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसे हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जैसे आपने संयुक्त वाक्य में देखा था, एक प्रधान वाक्य था, दूसरा उपवाक्य था, लेकिन दोनों वाक्य एक दूसरे अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे। अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वो अपना अर्थ देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर यह है कि यहाँ अर्थ के लिए वाक्य एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी यही पहचान है कि ये स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं। तो आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, तथा ये वाक्य स्वतंत्र नहीं होते, पूर्ण अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे, जब कृष्ण पैदा हुए तब माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। अब देखिए, जब कृष्ण पैदा हुए, यहाँ बात किसकी हो रही है, कृष्ण के पैदा होने की। जब कृष्ण पैदा हुए तो और कौन सी एक घटना घटी, तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य जब कृष्ण पैदा हुए है, इसलिए क्योंकि दूसरी घटना कब घटी, जब कृष्ण पैदा हुए। तब माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, ये आश्रित उपवाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए, तब माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, तो कब माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, इसके पूर्ण अर्थ के लिए ये वाक्य इस पर आश्रित है। जब कृष्ण पैदा हुए, जब कृष्ण पैदा हुए तो क्या हुआ, इसलिए यह वाक्य अपने आश्रित उपवाक्य पर भी निर्भर है। तो जब कृष्ण पैदा, क्योंकि यहाँ पर जब और
तब लगा हुआ है। अगर इन दोनों को हटा देंगे हम तो कृष्ण पैदा हुए, ये एक स्वतंत्र वाक्य हो जाएगा, अपने में अर्थ दे रहा है कि कृष्ण पैदा हुए। यहाँ तब को हटा दो, माता यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, यह भी स्वतंत्र वाक्य हो गया और अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। जब और तब लगने की वजह से ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो गए पूर्ण अर्थ देने के लिए। तो एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ जब और तब, ज्यों ही त्यों ही, या उसने ऐसा कहा कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह के शब्द लगे हुए हों तो वहां पर मिश्रित या मिश्र या जटिल वाक्य होता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जिसने कठिन साधना की उसने सफलता भी प्राप्त की। अब यहाँ पर जिसने कठिन साधना की, प्रधान उपवाक्य आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर बात मुख्य विषय पर बात हो रही है। तो यहाँ पर कठिन साधना की बात हो रही है, जिसने कठिन साधना की। तो यहाँ पर मुख्य कौन है? जिसने कठिन साधना की, उसने सफलता भी प्राप्त की। अब जिसने कठिन साधना की तो क्या हुआ? कुछ तो होना चाहिए, तभी वाक्य का अर्थ पूर्ण होगा। तब वो क्या हुआ? यहाँ कॉमा लगा है ना, तो उसने सफलता भी प्राप्त की। तो उसने सफलता भी प्राप्त की तो कुछ और किया तभी सफलता भी प्राप्त की। तो यहाँ पर ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है। प्रधान या मुख्य वाक्य आश्रित उपवाक्य पर निर्भर है और आश्रित उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा जटिल वाक्य है? वैसे एक नज़र देखने पर ही पता चल जाता है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्रित या जटिल वाक्य है, क्योंकि उनका आकार भी उसी तरह का होता है। लेकिन कभी कभी छोटे आकार में भी मिश्रित वाक्य होते हैं, जटिल वाक्य होते हैं। तो इसलिए व्याकरणिक नियमों को जानना आपका अत्यंत आवश्यक है, तभी आप सही और सटीक उत्तर दे पाएंगे। और यह प्रकरण रचना के आधार पर वाक्य भेद में तीनों प्रकार के वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये तीनों प्रकार के वाक्य आप आसानी से और सही सही पहचान सकें, उसके लिए जो परिभाषा मैंने बताई है और उस परिभाषा में जिन मुख्य शब्दों पर ध्यान देने के लिए मैंने कहा है। जैसे सरल वाक्य में मैंने कहा कि एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य कभी कभी दो भी हो सकते हैं, जैसे सीमा और सीता ने खाना खाया, तो उद्देश्य दो हो गए। तो उद्देश्य, लेकिन विधेय एक ही होता है, क्रिया एक ही होती है, वहां पर सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, लेकिन दोनों अपने में स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। और संयुक्त वाक्य में एक चीज और है कि वो समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। आप अलग कर दोगे, समुच्चय बोधक अव्यय को हटा दोगे तो अपने में वो स्वतंत्र अर्थ देंगे। लेकिन जहां समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और एवं, परंतु, इन सबको लगा देंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय पर, परंतु, एवं और इन सबको हटा देंगे तो ये दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देंगे, अलग अलग अर्थ देंगे, लेकिन इनको लगाते ही ये जुड़ जाएंगे और संयुक्त अर्थ देंगे। और मिश्रित वाक्य में आपने देखा कि वहां पर दो चीजें हैं, एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ आश्रित शब्द पर आप ध्यान दीजिए, ये आश्रित जो शब्द है अर्थात उपवाक्य प्रधान वाक्य पर पूर्णतः आश्रित रहता है और प्रधान वाक्य भी उपवाक्य पर आश्रित रहता है। दोनों एक हुए बिना अर्थ, संपूर्ण अर्थ नहीं दे सकते। तो उदाहरण भी आपने देख लिया और अधिक से अधिक उदाहरण को पढ़कर और अपने मन से पहले उनको पहचानिए और फिर उत्तर में देखिए कि आपने सही पहचाना है या नहीं, क्योंकि अभ्यास जितना अधिक आप करेंगे उतना ही कम समय में सटीक उत्तर दे पाएंगे। और आज मैं आपको पहचानने के लिए गृह कार्य में 3 वाक्य दे रही हूं। ईमानदारी से उसको देखिएगा कि आपने सही किया है या नहीं। उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद प्रकरण को आपने विस्तार से पढ़ा, तो जितना आपने पढ़ा, सुना
और समझा, उसका आपने सही तरीके से समझा या नहीं समझा, उसका परीक्षण इस गृह कार्य के आधार पर हो सकता है। तो बच्चों, मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको यह गृह कार्य दे रही हूं। इस गृह कार्य को पूर्णतः ईमानदारी के साथ करिएगा और देखिएगा कि अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगी और देखिएगा कि आप कितना समझ पाए हैं। और जहां पर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भ्रम हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।